जय हिंद दोस्तों, मैं आत्मा सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का ज्ञान एकेडमी प्रयागराज परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कोई बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए दोस्तों, फिर से पेन कॉपी लेकर के रेडी हो जाइए। मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला फिर से लेकर के आया हूं और आप लोग बात मान लीजिए क्लियरली एकदम से। आप अगर एक बार इन क्वेश्चनों को एनालिसिस कर लिया तो आने वाला कोई भी एग्जाम होगा वो आपसे बाहर नहीं होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है। आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस सीरीज को शेयर करें ताकि अगर कोई भी वीडियो उन तक पहुंचता है या आप शेयर करते हैं तो उससे भी उनका बेनिफिट होगा। मान लीजिए कोई आपका दोस्त नहीं जानता इसके विषय में तो आप उसको अवगत कराइए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। और दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, सीटेट का बैच प्रारंभ हो चुका है। सीटेट, टेट और एस्टेट का स्पेशल बैच प्रारंभ हो चुका है, उसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। कहने का मेरा सीधा सा सेंस है कि ऑफलाइन जो इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के रहने वाले लोग हैं, अगर वो ऑफलाइन क्लास हमसे लेना चाहते हैं तो सीटेट, टेट और एस्टेट की क्लास का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। उसके पहले से कई सारे बैच कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन अभी आपको पता होगा कि कल ही सीटेट का नोटिफिकेशन आया है और इसके बाद एसएससी, जीडी और एसआई का भी स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, और एक न्यू बैच प्रारंभ हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ प्लेस, अगर जो इलाहाबाद और इलाहाबाद के आसपास के लोग रहने वाले हैं जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो हेड ऑफिस हमारे प्रीतम नगर धोमनगंज थाना के पास है और जो ब्रांच है वो झलवा में अवस्थित है। ठीक है, तो आप कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और ऑफलाइन की सुविधा का आनंद उठा सकते हैं और ऑफलाइन क्लासें कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यकीन मानिए एक बार हमारे साथ जुड़िए, आपको एहसास होगा, आप निश्चित रूप से आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी के साथ में आज के अपने क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाता हूं। देखिएगा, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? प्रश्न आ गया आपके सामने, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो आप लोग बताइए कि किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती। क्वेश्चन क्या है? नहीं गुजरती। किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती, इसको ध्यान दीजिएगा, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो पहली बात तो आपको ये याद होना चाहिए कि किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिए। ये इंडिया का हमने मैप एक ड्रॉ कर लिया है, आउटलाइनर। ये आउटलाइनर हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो भारत के मिडिल से होके गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? भारत के तकरीबन मिडिल से होके गुजरती है। अब आपको पता होगा इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। आप देखिए, चलिए आप इसको कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि कौन कौन से राज्य उसमें अवस्थित हैं। ध्यान दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कौन कौन से राज्य कर्क रेखा में अवस्थित है। इसका आंसर देखिएगा, कर्क रेखा किस राज्य में अवस्थित है? इसका आंसर जो होगा राजस्थान, उड़ीसा, त्रिपुरा और झारखंड। तो इसका जो आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। क्या होगा दोस्तों? उड़ीसा होगा। क्यों उड़ीसा होगा? देखिए उड़ीसा जो है वो इस मिडिल के क्षेत्र में नहीं आता, नीचे आ जाता है, नीचे आता है, उड़ीसा का ये क्षेत्र हो जाता है, तो उड़ीसा में ये अवस्थित नहीं है। चलिए उड़ीसा की राजधानी क्या है आप बताएंगे? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताता हूं। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा कि कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है और कौन कौन से राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है इसको बताएंगे आप लोग। तो मरकत द्वीप के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। कौन से द्वीप समूह को? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। आप लोगों को पता होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है दोस्तों। और ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत का क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए इसकी राजधानी कहाँ है अंडमान निकोबार की? तो पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? पोर्ट ब्लेयर है।
चलिए पोर्ट ब्लेयर क्यों फेमस है? पोर्ट ब्लेयर में एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है, रिसर्च केंद्र, जिसे कहा जाता है क्या? कोरल रीफ रिसर्च केंद्र। क्या कहते हैं इसको? कोरल रीफ रिसर्च केंद्र। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। चलिए अंडमान निकोबार से संबंधित एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं कि जो अंडमान, उत्तरी अंडमान है, जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान, उस उत्तरी अंडमान में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है सैंडल पीक। क्या नाम है उसका? सैंडल पीक नाम है। उसको क्या बोलते हैं? पल्याण शिखर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पल्याण शिखर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मूंगा निर्मित द्वीप है। मूंगा निर्मित द्वीप है। मूंगा निर्मित द्वीप है। ध्यान दीजिए, मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। कौन? लक्षद्वीप। अच्छा, लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? ये अरब सागर के अंदर अवस्थित है। कहाँ है? अरब सागर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? मतलब लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप है। कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। लक्षद्वीप हो गया। लक्षद्वीप के बाद न्यू मूर द्वीप पे देखते हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ है? न्यू मूर द्वीप भी बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है। बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है। भारत के बीच विवादित है। ठीक है, विवादित है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। दमन द्वीप। दमन द्वीप जो है, दमन द्वीप क्या है? यह केंद्र शासित क्षेत्र था, केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि जो दादर और नगर हवेली है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में शामिल कर दिया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए, गुजरात में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। गुजरात में है, गुजरात में। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका कोचीन का जुड़वा नगर हो जाएगा आपका कौन? एर्नाकुलम। क्या हो जाएगा? एर्नाकुलम है। इसी तरीके से जैसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का होता है सिकंदराबाद। क्या होता है? सिकंदराबाद। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। उसी तरह कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है। चलिए अलेप्पी के विषय में जान लेते हैं। अलेप्पी क्या है? एक बंदरगाह था। पुराने टाइम पे ये क्या था? बंदरगाह था। और वर्तमान में ये केरल राज्य का क्षेत्र है। कहाँ पर है? केरल में है। और ये अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप के पास अवस्थित है। और वर्तमान में ये जो अलेप्पी बंदरगाह है, वो अलेप्पी का पूरा क्षेत्र एक जिला है केरल का। उस जिले का नाम क्या है? उस जिले का नाम है आलापुंडा। क्या नाम है? आलापुंडा। केरल का ये जिला भी है। तो प्राचीन काल में अलेप्पी बंदरगाह था ये। अब देखो तिरुवनंतपुरम की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम केरल की क्या है? राजधानी है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और इसे त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। त्रिवेंद्रम कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर जो तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान और रिसर्च सेंटर हैं। जैसे एक है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ पर है ये? तिरुवनंतपुरम के अंदर है।
और दूसरा क्या है यहाँ पर, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। क्या है, राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहां पर है? ये तीनों के दोनों कहां है? ये तिरुवनंतपुरम है। मद्रास, जिसको वर्तमान का तमिलनाडु कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? तमिलनाडु कहा जाता है मद्रास को। ठीक है, मद्रास जो थी वो अंग्रेजों की प्रथम प्रेसिडेंसी थी। पहली प्रेसिडेंसी कौन थी? प्रथम प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की कौन सी थी? मद्रास थी। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट्स करें और लाइक शेयर करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? इसके पीछे वाले ही क्वेश्चन में मैंने इसका जवाब दे दिया। लक्षद्वीप जो है वो कहाँ अवस्थित है? अरब सागर के अंदर अवस्थित है। ठीक है, भूमध्य सागर में सिसिली द्वीप है। कौन सा है? सिसिली द्वीप है जो इटली का भाग है। स्प्राटली द्वीप है, ये कहाँ है? सिसिली द्वीप। ठीक है, सिसिली द्वीप ही है, इसको लिख लीजिएगा, सिसिली द्वीप। यहाँ पर बहुत सारे आपके ज्वालामुखी होते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? सॉरी, प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को क्या कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में आप लोगों ने देखा अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप है। और इसके बाद कोको द्वीप है, कोको द्वीप म्यांमार का है। ठीक है, तो ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, कोको द्वीप हो गया। मन्नार की खाड़ी, अब देखिए जैसे मन्नार की खाड़ी कहा जाता है तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है पाक स्ट्रेट। क्या है? पाक स्ट्रेट है। किसके बीच में है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। तो जो यहाँ पर बीच में स्ट्रेट है वहीं पर अवस्थित है आपका रामेश्वरम द्वीप समूह, रामेश्वरम द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह, ध्यान दीजिएगा इसको, रामेश्वरम द्वीप समूह यहाँ पर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, इसको आपको बताना है। चलिए बताइए इसको। तो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बनिहाल दर्रा है। कौन सा है दोस्तों? बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। ठीक है, आगे देखिए जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर, किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। देखिए ये दोनों के दोनों दर्रा कहाँ है? कश्मीर के अंदर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। ये दोनों कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम राज्य में है, सिक्किम में है। और ये जो है भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं, भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तिब्बत को जोड़ते हैं। नाथुला दर्रा यहाँ पर है। और इसके बाद यहीं पर एक और मतलब दर्रा है, नाथुला दर्रा हो गया। चलिए जोजिला दर्रा हो गया, नाथुला दर्रा हो गया। लिपुलेख दर्रा को देखते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, उत्तराखंड में अवस्थित है आपका लिपुलेख दर्रा जो है पिथौरागढ़ में है। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में अवस्थित है आपका लिपुलेख दर्रा। ठीक है, लिपुलेख दर्रा से कौन सा मार्ग गुजरता है? तो लिपुलेख दर्रा से गुजरता है कुमायूं से तिब्बत जाने का मार्ग। कहाँ? तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। लिपुलेख दर्रा कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड पिथौरागढ़ में। कुमायूं से तिब्बत जाने का रास्ता यहाँ से गुजरता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, अगले क्वेश्चन पर। हिमालय में सर्वाधिक अपर्दन कहाँ होता है? तो हिमालय में जो सर्वाधिक अपर्दन होता है वो कहाँ पर होता है? शिवालिक उपांत पर। शिवालिक उपांत पर सबसे ज्यादा हिमालय में, ध्यान दीजिएगा इसको, हिमालय में सर्वाधिक अपर्दन कहाँ होता है? शिवालिक उपांत पर होता है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता देता हूं, ये दरअसल कुछ इस प्रकार से होता है, ध्यान दीजिएगा। एक मिनट। ये देखिए, तो यहां पर अवस्थित है पहले ट्रांस हिमालय का क्षेत्र। ट्रांस हिमालय के 3 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जिसको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा वृहद हिमालय। क्या आ जाता है दोस्तों? वृहद हिमालय आ जाता है। फिर वृहद के बाद आ जाता है मध्य हिमालय। कौन सा? मध्य हिमालय। फिर उसके बाद आ जाता है शिवालिक हिमालय। कौन सा? शिवालिक हिमालय। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो शिवालिक का उपांत है, उपांत वाला क्षेत्र जो होता है, वहां पर सबसे ज्यादा अपर्दन देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा हिमालय के किस भाग में सर्वाधिक अपर्दन होता है? तो ये वाला भाग तो ट्रांस हिमालय का है, और ये बृहद हिमालय हो गया, ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हो गया। क्लियर है जो दोस्तों? चलिए, तो आंसर इसका शिवालिक उपांत होगा। आगे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़, पारसनाथ, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर। बताइए कौन सी है इसकी सबसे ऊंची चोटी? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ चोटी है इसकी, जिसको हम पार्श्वनाथ जी के नाम पर रखा गया है। पार्श्वनाथ कौन थे? ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कौन थे? तीर्थकर थे, तीर्थकर, 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ जी। इन्हीं के नाम पर पारसनाथ पहाड़ी का नाम रखा गया है। तो ये इतना क्लियर हो जाए आपका, तो मुझे बता दीजिएगा पारसनाथ पहाड़ी जो है वो कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है। झारखंड में अवस्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। कहाँ अवस्थित है? झारखंड के अंदर अवस्थित है। चलिए, इसके बाद अगला देखते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी क्या है? पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी बहुत फेमस क्षेत्र है। आप बताओ, आप लोग पंचमढ़ी है कहाँ? और अगर है कहीं पर तो वो किस में अवस्थित है? तो बताओ पंचमढ़ी जो है वो कहाँ अवस्थित है दोस्तों? बताइएगा, बताओ इसको। पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। किस में? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। किस राज्य में? एमपी में अवस्थित है। पंचमढ़ी क्या है? ये पंचमढ़ी जो है वो हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। और ये पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? पर्यटन के लिए फेमस है। इसीलिए पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कहा जाता है पंचमढ़ी को, ठीक है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। और देख लीजिएगा, सतपुड़ा ये हो गया। इसके बाद जो धूपगढ़ है, धूपगढ़ कहाँ अवस्थित है? अब देखिएगा, धूपगढ़ जो है महादेव पहाड़ी है। महादेव पहाड़ी पर ही ये आपका पंचमढ़ी स्थित है। उसी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है, ध्यान दीजिएगा। तो धूपगढ़ भी कहाँ है? एमपी में है। और किसकी पर्वत श्रृंखला का भाग है? सतपुड़ा का भाग है। महाबलेश्वर के विषय में बात करूं तो महाबलेश्वर जो है पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट जिसको कहा जाए, अगर पश्चिमी घाट का जो सह्याद्री वाला भाग है, सह्याद्री वाला भाग है, उसका भाग है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। महाराष्ट्र में अवस्थित है। ये भी पर्यटन के लिए फेमस है। और यहाँ से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कृष्णा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। बहुत बढ़िया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं अगला क्वेश्चन पर। नीलगिरी और अन्नामलाई, अन्नामली नहीं है ये, अन्नामलाई है। क्या है? अन्नामलाई है ये। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको मिसप्रिंट है ये। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो इसको आप बताइएगा, कौन सा दर्रा स्थित है अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के मध्य? तो ये जो दर्रा है पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, गोरम घाट। तो ये जो पाल घाट दर्रा है ये नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य अवस्थित है। चलिए दोस्तों, अन्नामलाई के विषय में बता दूं, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुडी। अनायमुडी कहिए, अनायमुडी कहिए। ये दक्षिण की भी सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा। कौन सी है? दोदा बेट्टा है। ठीक है दोस्तों, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची चोटी है। ठीक है, अच्छा, अब पाल घाट हो गया। पाल घाट के बाद अब थाल घाट कहाँ अवस्थित है? प्रश्न आ गया आपके सामने कि थाल घाट कहाँ अवस्थित है। तो थाल घाट भी कहाँ है? थाल घाट कहाँ है? अच्छा, इसको मैंने बताया नहीं, राज्य किस राज्य में है? तो ये भैया केरला के अंदर है। किस राज्य में है? केरला में। अब थाल घाट की अगर बात करूं तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। थाल घाट से बम्बई, मतलब थाल घाट जो दर्रा है उससे मुंबई और कलकत्ता या कोलकाता मार्ग गुजरता है। ध्यान दे लीजिएगा इसको। जो थाल घाट दर्रा है उससे मुंबई और कोलकाता मार्ग जाता है और मुंबई से नासिक को भी जोड़ता है। मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। भोर घाट दर्रा की बात करूं तो भोर घाट दर्रा भी आपका महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। कहाँ है? महाराष्ट्र में ही अवस्थित है। और ये जो है मुंबई को पूना से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? मुंबई को ये पूना से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? भोर घाट दर्रा किसको? मुंबई को पूना से जोड़ता है। गोरखनाथ क्या है? गोरम घाट क्या है? गोरम घाट जो होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गोरम घाट अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसमें एक हिल स्टेशन है। क्या है? एक हिल स्टेशन है दोस्तों, याद रखिएगा। जो गोरम घाट है ये अरावली पर्वत का एक हिल स्टेशन है, गोरम घाट। क्लियर है? अच्छा लग रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है, बेहतर लग रहा है, क्वेश्चन कलेक्शन बेहतर है, तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और इसको लाइक करिए दोस्तों। आप पता नहीं क्यों लाइक और कमेंट करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। एक अगर लाइक कर देते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है दोस्तों उससे, तो कृपया लाइक करना ना भूला करें, लाइक जरूर किया करें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका आज का, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो पहले बात तो यहाँ पे हमें जाना है भ्रंश घाटी क्या होती है। तो भ्रंश घाटी में क्या होता है कि जब या तो कोई ये कोई समतल क्षेत्र है, जब यहाँ पर कोई आंतरिक फोर्स कार्य करता हो दोनों तरफ से, तो आंतरिक फोर्स कार्य करने के कारण ये बीच का भाग, ये वाला किनारे वाला भाग ऊपर उठ जाता है, ये किनारे वाला भाग ऊपर उठ जाता है और बीच वाला भाग क्या हो जाता है? खाली रहता है इसी तरह से। और जब दो चोटियाँ ऊपर उठ जाएंगी, बीच का पार्ट खाली होगा, तो ये घाटी हो जाएगा। इस घाटी से जो प्रवाहित होने वाली नदी होती है उसी को हम कहते हैं भ्रंश घाटी कहते हैं। देखिए, एक तो ये भ्रंश घाटी बनती है, दूसरी ये बन जाती है कभी कभी बाह्य फोर्स लगता है और बीच के भाग को नीचे जो है धंसा देता है। इससे जब बीच के भाग को ऐसे नीचे धंसा देगा, जब ऐसे नीचे धंसा देता है तो यहाँ पर भी भ्रंश बन जाता है। ये दोनों पार्ट ऊंचे हो जाते हैं, ये भ्रंश बन जाता है। तो दो टाइप से भ्रंश बनते हैं। तो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अच्छा, किस भ्रंश से होकर के बहती है नर्मदा नदी? तो अगर पूछा जाए आपसे कि कौन कौन से हैं, तो ये विंध्याचल, जो विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी और
सतपुड़ा श्रेणी के मध्य जाती है, सतपुड़ा श्रेणी। इसी तरह से जो ताप्ती है, ताप्ती जो है वो किस किस से जाती है, तो ताप्ती जो है सतपुड़ा और अजंता पहाड़ियों के बीच से जाती है। कहाँ से? अजंता पहाड़ियों के बीच से। कौन? ताप्ती। ठीक है, तो दोनों ये क्या है? भ्रंश नदियां हैं। गंगा जो है ये गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री से होता है। और कृष्णा जो है, मैंने अभी इसके पहले बताया, इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है, महाबलेश्वर से होता है। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र से। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। देखो, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी नहीं निकलती है? तो देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, सोन। अब देखिएगा, जो ये गोदावरी नदी है ये अमरकंटक पठार से नहीं निकलती। तो निकलती कहाँ से है? ये नासिक के पास एक पर्वत श्रृंखला है त्र्यंबक से निकलती है। कौन? गोदावरी। ये कहाँ है? महाराष्ट्र से। गोदावरी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? बूढ़ी गंगा कहा जाता है। अच्छा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है, सबसे लंबी नदी भी है। कौन? गोदावरी। ठीक है, अब बात करूं कि इससे निकलती कौन कौन से? सोन निकलती, महानदी निकलती, नर्मदा निकलती है। अमरकंटक, जैसे ये अमरकंटक क्षेत्र है तो ये उत्तर की तरफ सोन जाती है, इधर दक्षिण की तरफ महानदी जाती है और पश्चिम की तरफ नर्मदा जाती है दोस्तों। ठीक है, तीनों नदी यहां से उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, माही, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो गोदावरी जो है ये तो आपका बंगाल के खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी आपकी बंगाल के खाड़ी में गिरती है, महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। माही नदी जो है दोस्तों, माही नदी अरब सागर में गिरती है। अच्छा, माही नदी फेमस भी है क्योंकि ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा को दो बार डिवाइड करती है। माही नदी कर्क रेखा को दो बार डिवाइड करती है। मकर रेखा को दो बार डिवाइड करने वाली लिम्पोपो नदी है, और जो भूमध्य रेखा को दो बार डिवाइड करती है वो कांगो नदी है। कौन से? ध्यान दीजिएगा, ये हो गई कर्क रेखा को डिवाइड करने वाली माही नदी, माही हो गई। मकर को डिवाइड करने वाली हो गई लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को डिवाइड करने वाली जो हो गई वो कौन सी है? वो कांगो नदी है। कौन सी है? कांगो नदी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। ये देखिए, सर्वाधिक कोयला किस नदी घाट में स्थित है? आप लोगों को जानकारी होगी कि सर्वाधिक जो कोयला है वो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, जो छोटा नागपुर पठार है उसके बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन सी नदी? दामोदर नदी घाटी, जिसको हम डीवीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, है ना। ये देखिएगा, ये दामोदर नदी घाटी है। दामोदर नदी घाटी में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? शोक बोलते हैं। दामोदर नदी किसकी सहायक है? हुगली नदी की सहायक है। किसकी सहायक? हुगली नदी। हुगली नदी के तट पर ही कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। याद रखिएगा, हुगली नदी के तट पर कलकत्ता बंदरगाह स्थित है। दामोदर नदी भी एक भ्रंश नदी है। दामोदर नदी भी एक क्या है? भ्रंश नदी है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कृष्णा नदी घाटी जी नहीं, कावेरी नदी घाटी जी नहीं, गंगा नदी घाटी जी नहीं। गंगा नदी घाटी जो है वो सर्वाधिक पॉपुलेशन के लिए जाने जाते हैं। जो गंगा नदी का क्षेत्र है, सर्वाधिक पॉपुलेशन जो घनत्व है, मतलब हाँ जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व इसी के क्षेत्र में पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व, ठीक है। एक तो ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी होता है। कावेरी नदी घाटी ये अपने धान उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? धान उत्पादन के लिए जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो कृष्णा नदी घाटी, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन जिसको हम केजी बेसिन कहते हैं, वहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। किसके?
पेट्रोलियम के क्या पाए गए हैं, भंडार पाए गए हैं। ठीक है, केजी बेसिन में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बेहतर लग रही हो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि एक लाइक किया करिए, जरूर लाइक किया करिए दोस्तों, बहुत अच्छा मेरा मोटिवेशन होगा, बड़ा अच्छा फील करूंगा, इससे और अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं, ताकि क्या हो ना कि अगर आप ऐसे करते रहते हैं ना तो एक अलग एनर्जी होती है कि नहीं बच्चों ने हमें लाइक किया है, क्योंकि हमने क्वेश्चन बेहतर कलेक्ट करके लाए हैं, इसीलिए आपसे अपेक्षा रखते हैं, मेहनत करके लाते हैं कि आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। कमेंट्स करिए कि जो अगर आपको बेहतर लग रहा हो तो एक बार थम्स अप जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? चलिए बहुत बढ़िया है, जोग जलप्रपात शरावती नदी। देखिए शरावती नदी जो है कहाँ है? शरावती नदी किस राज्य में है? कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में जोग जलप्रपात को और नामों से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी जलप्रपात, जलप्रपात भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी और है जिसे गैर सोप्पा जलप्रपात कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैर सोप्पा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी के विषय मैंने अभी आपसे चर्चा किया। तवा नदी की बात करता हूं तो तवा नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। ठीक है, तवा नदी में तवा बांध परियोजना स्थित है। तवा बांध परियोजना स्थित है। तवा बांध की ऊंचाई समथिंग 58 मीटर के आसपास है ना। तवा बांध ये किस राज्य में है? एमपी में अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? एमपी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। भीमा नदी की बात करूं तो भीमा जो सहायक नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है भीमा नदी। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब देखिएगा पूछा गया किस नदी का उद्गम भारत में नहीं? चिनाब नदी, सतलज नदी, रावी नदी, व्यास नदी। तो दोस्तों इसमें जो आंसर होगा वो सतलज नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं। इसका उद्गम कहाँ है? तिब्बत के जो मानसरोवर क्षेत्र है, मानसरोवर क्षेत्र है, जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर के पास राकस ताल है। राकस ताल या इसी को बोलते हैं राक्षस ताल। क्या बोलते हैं? राक्षस ताल बोलते हैं दोस्तों। वहीं से इसका उद्गम होता है सतलज नदी का। और जो भारत में प्रवेश करती है वो सिपकिला दर्रे से करती है। कहाँ से करती है? सिपकिला दर्रा से करती है भारत में प्रवेश। और ये सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए बहुत बढ़िया। चिनाब नदी का उद्गम भारत में होता है। चंद्र और भागा के नाम से दो जलधाराएं निकलती हैं, चंद्र और भागा, रोहतांग दर्रे के पास से। ठीक है, रावी नदी का भी यहीं से उद्गम होता है, रोहतांग दर्रे। ब्यास कुंड से ब्यास नदी का होता है। तो ये सब के सब और भारत में इनका उद्गम है, केवल सतलज का भारत में उद्गम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हगरी सहायक नदी है। हगरी किसकी सहायक नदी? भीमा, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो बताएं कि हगरी किसकी सहायक नदी है? तो हंगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा, तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? ये कृष्णा की सहायक नदी है। ध्यान दीजिए, तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की है। ठीक है, इसी नदी के तट पर ही कौन सा शहर स्थित है? हम्पी अवस्थित है। हम्पी शहर जो विजयनगर का बहुत ही बेहतरीन शहर था, हम्पी शहर अवस्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। अगला क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, तो आप लोग इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करिए। और सीरियस होकर के, मैंने कहा ना, सीरियस होकर पेन कॉपी लेकर बैठा करिए और सभी क्वेश्चनों को नोट डाउन करते जाइए। निश्चित रूप से आप आने वाले एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई के साथ एंजॉय करते रहिए और अपने भविष्य की जो मतलब गोल बना रखे हैं उस गोल को अचीव करने के लिए अग्रसर रहिए। बस इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ, ऑफलाइन अगर क्लास किसी को, किसी भी इलाहाबाद के आसपास के व्यक्ति को अगर ऑफलाइन क्लास करना है
टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, तो उसके स्पेशल बैच ऑफलाइन प्रारंभ हो चुके हैं। हेड ऑफिस प्रीतम नगर धूमनगंज थाना के पास, और ब्रांच जो है वो झलवा के अंदर स्थापित किया गया है। आप वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करा करके और क्लासें आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।